परम आदरणीय भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हमारे अन्नदाता बंधुगण, परम आदरणीय हमारे इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन करने वाले जो समल व्यक्ति और हमारे कन्या का परिवार का जितने भी लोग हैं, तेजपुर यूनिवर्सिटी, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के ओर से जितने भी पदाधिकारी आए हैं, सबको हम भरली परिया कन्या का बहुमुखी पंप के तरफ से श्रद्धा निवेदन करता हूँ। 2008 से ये 5000 बीघा लैंड में भरली परिया कन्या का बहुमुखी पंप, आदमी सब लोग इसके कन्या का पंप बोल के ही जानते हैं। इसको शुरुआत हुआ है, हम लोग ने एग्रोबेस जो काम शुरू किया है, उसमें ये आध्यात्मिक जो पर्यालोचना होते हैं, कोई भी बातचीत करने के लिए ये नाम घर, जिसको मंदिर हम लोग कहते हैं, ये नाम घर को हम लोग प्रतिष्ठा किया है और यहाँ में हम लोग काम करते हैं। यहाँ में 525 हम लोग गौ माता है, अराउंड 1000 लैंड में हम लोग का फिशरी का वो है। हर साल हम लोग 7 to 10 करोड़ जो फिश सीड तो कृषक बंधुओं को हम लोग हमारे यहाँ से ऑर्गेनिक सीड फीड देने का हम लोग का प्रबंध रखा हुआ है। एग्रीकल्चर के जो भी खेती आज हमारा परंपरा से दूर चला जा रहा है, उसको हम लोग यहाँ में रिवाइव करके 4000 जो कृषक बंधु है हमारे ये एरिया में, इसके लिए हमारे चेयरपर्सन तथा इस कन्या का चेयरपर्सन तथा इस समष्टि का एमएलए पद्मा जी का सर जी का मार्गदर्शन से हम लोग एक काम कर रहे हैं। अराउंड 4000 कृषक बंधु हमसे जुड़े हैं, वो लोग अभी यहाँ काम कर रहे हैं। अभी परमानेंटली यहाँ में हम लोग का जो भी दूध उत्पादन होते हैं उसको हम लोग का अपना प्रोसेसिंग प्लांट है और उसमें हम लोग सारा आसाम का वो दूध देने का जो पूरे ऑर्गेनिक का जो सोच है, वो सोच से हम काम कर रहे हैं। अपना जो खेती जितने 4000 कृषक करते हैं, हम लोग भी यहाँ 5000 बीघा में करते हैं, उसके जो भी धान प्रोडक्शन होते हैं, राइस प्रोडक्शन होते हैं, वो अपना मिल में हम लोग उसको प्रोसेसिंग करते हैं। जितना भी मास्टर सीड यहाँ पे प्रोडक्शन होते हैं ये अंचल में, सब हम लोग ओपन, कोई वहाँ मिक्स नहीं होता है, सब आदमी देखने से ऐसे जो मटेरियल हम लोग यहाँ का प्रोडक्शन करके हमारे मातृभूमि के लोगों को देने का हम लोग ने प्रबंध किया है। तेजपुर में जो लीची बागान है लेकर ये जितने भी जगह है, वहाँ में हम लोग अपने से जो मऊ बोलते हैं, बी पालन करते हैं, उसमें हम लोग ईयरली 7000 से 10,000 केजी बी प्रोडक्शन करके ऑर्गेनिक जो बी है वो हम लोग का अपने बच्चों को खिलाने का प्रावधान करते आ रहे हैं। ये सारा मार्गदर्शन हमारे माननीय अध्यक्ष पद्मा हाजरी का सार उनसे कर रहे हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से उनसे काम कर रहा है। आज मुझे बहुत गौरव हो रहा है, हमारे फार्म में आज सारा भारतवर्ष का जो अन्नदाता है वो आज यहाँ पधारे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज उसमें हमारे बेटे जैसे ये कन्या का बेटा है वो नीरज निसिम हजारिका, वो आज आपसे हमारे ये जो भी होते हैं वो सीओ है हमारे, वो पढ़ रहे हैं जो वो जैसे वर्क कल्चर्स कैसे करते हैं उसके ऊपर आप लोग से थोड़ा बात करेंगे, इसलिए मुझे गौरव है। मेरे एक ही पुकार है हमारे कन्या का तरफ से, आप जितने भी खाना खाते हो एक दाना भी मत फेंकिएगा, क्योंकि वहाँ आपका श्रम है, वहाँ मेरा माँ का प्यार है और मेरे बाबा का जिंदगी में जितने भी कमाया हो उसी में है।
वही मैं समझकर आप सबको श्रद्धा निवेदन करके कन्या का परिवार के तरफ से आप सबको भलाई हो, भगवान ने आपको अच्छा रखे। ये नामघर में आप लोग है, ये धर्म मंदिर ने हमारे जो सोच है, हमारा जो परंपरा है, हमारा जो चिंतन है, जो आत्मनिर्भरशील भारत और आत्मनिर्भरशील असम और सारा भारतवर्ष को ऑर्गेनिक करके विश्व गुरु बनने का यही सबसे मौका आपसे करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम। ধন্যবাদ স্যাৰ। এতিয়া অনুষ্ঠানৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভণি কৰিবলৈ মই মঞ্চলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সন্মানীয় অধ্যাপক সঞ্চালক বহুমুখী গৱেষণা ক্ষেত্ৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় লগতে ধাৰা অনুষ্ঠানটিৰ সমন্বয়ক দেৱেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা ছাৰক। मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। ये बहुत ही सौभाग्य की विषय है कि हम आज इकट्ठा हुए हैं और इसके जो ओरिजिनल प्रपोजर जिसने ये काम स्टार्ट करने के लिए हमको उत्साह दिया है वो मूर्ति जी, जीएस मूर्ति जी, ये आज इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीज़न से और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जिसका हमको ये सपोर्ट मिले हैं, इन दोनों को हम आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी हो है और हमें थोड़ा लाग भी रहे कि आप लोग इतना दूर से ये प्रांत में असम तक पहुंच गए हैं। आपको आने में बहुत ही, मैं जानता हूं आने में कितना होते हैं, आना जाना ये समस्या है, सब समस्या को छोड़ के आप लोग आ रहे हैं। घर में खेत बार का भी काम है वो भी छोड़ के आ रहे हैं। ऐसे तो हमारा इधर का भाषा आसामीज है, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा बोल पाता हूँ, हिंदी इतना अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, तब भी हमको माफ़ कीजिएगा अगर हिंदी में हमारा गलती होते हैं। हमको खुश ये जो धारा ये अनुष्ठान होंगे 3 दिन का अनुष्ठान, ये अनुष्ठान का आज इतना खुशी हो रहा है कि हम पवित्र जगह पे स्टार्ट किया है। पवित्र जगह है ये और एक कर्म का जगह है, कर्मफल मिला है। ये जो कन्या का बहुमुखी प्रकल्प है, ये इनका जो हमारा अभी मोती नेवार जी ने बोला है, ये वन ऑफ द सक्सेसफुल एग्जाम्पल, एक ही बहुत सफल हमारा उदाहरण है कि ये लोग कर रहे हैं, उपज रहे हैं। जो जमीन ऐसे बंजरा था, नहीं हो रहा था, इस बंजर भूमि को प्रोडक्टिव भूमि तक कैसे ले गया, ये एग्जाम्पल है। इसीलिए हमारा मन में था, हम तेजपुर विश्वविद्यालय पास में है कि ऐसा प्रोडक्शन भूमि में जाके देखे और बाहर का कृषक का भी उनका अनुभूति भी इधर मिक्सर हो जाए, आ जाए। जो धारा का जो हमारा भारतीय पारंपरिक कृषि का धारा है, जो ये दूसरा अनुष्ठान कर रहे हैं, इसके आज ये शायद फाइनल है कि हम पारंपरिक कृषि पे बात करें, पारंपरिक कृषि का बारे में जानकारी ले और जानकारी दूसरे को भी दे। ये 3 दिन का कार्यक्रम का आज सुबह आरंभ है। आज ये हम वर्कशॉप या कर्मशाला के नाम पे है। इसके पश्चात होंगे हमारा कुछ एग्जीबिशन, प्रदर्शनी और टेक्निकल, इसके बारे में हम जो ज्ञान पहले हुआ करता था अब कुछ नहीं है और कुछ है मगर अच्छी तरह से जानकारी नहीं है, और कुछ ऐसा ज्ञान है, कुछ हमारा ऐसा जानकारी है जिसको आगे हम ले सकते हैं, दुनिया को हम बता सकते हैं कि ये इंडिया का है। ये इससे अगर चलोगे, इस पाठ में चलोगे तो ज़्यादा समृद्धि आएंगे, सुख आएंगे, हमारा जो हम चाहते हैं वो होगा, ये होने का है। क्योंकि ये धरती है जहाँ से ज्ञान स्टार्ट हुआ था, ज्ञान प्रारंभ हुए थे। कभी शायद कहीं इस रोज मोड़ पे, जिंदगी का मोड़ पे और हमारा मोड़ पे कुछ भूल गए हैं। ये भूलने वाला चीज को और चमकाना है और आगे ले जाना है। इसको उद्देश्य लेके ये धारा पारंपरिक कृषि का जो 3 दिन का ये कार्यक्रम है, आज इधर होंगे, कल हम विश्वविद्यालय पे कुछ काम करेंगे, देखेंगे, और परसों इसके पश्चात दिन 6 तारीख को और इधर आ जाएंगे हम समाप्ति करने के लिए। मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा क्योंकि हमारा जो आज का वर्कशॉप का मुख्य व्यक्ति सर है, सर लोग इधर पधार रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। सर का आप देखो कितना उम्र है, तब भी एनर्जेटिक्स है, हम देख के बहुत अच्छा लग रहे हैं। ये बहुत दूर का जगह है, एक तो ऐसे आसामी दूर का है, गुवाहाटी और दूर है, गुवाहाटी से और तेजपुर और दूर है, और तेजपुर से आपको एक कन्या का बहुमुखी पाप और दूर है। आते थोड़ा लग जाते कहाँ जा रहे हैं, मगर कुछ काम करने के लिए, कुछ मिलने के लिए शायद ऐसे जगह को भी आना पड़ते हैं। और इधर का लोग जैसे देख रहे हैं मोती जी का स्पीच से कितना एनर्जेटिक स्पीच, कितना सुख मिल रहा है। जैसे हमारा यंग जवान नीरज जी हैं, इनने भी हमको
सहयोग दिया है, कह रहे कि इधर ही होना चाहिए सर, हो जाएंगे। हमारा इधर अच्छा बिजली का भी कभी कभी नहीं होता है, कट जाते हैं, मगर जिद है, ये लोग कर्म का मुखी है, कर्म करते हैं। सो इनके साथ हम काम करके अच्छा लगेगा, हम सीखते हैं। मैं ज़्यादा देर ये नहीं लूँगा, मैं सबको आपको ज़्यादातर आप लोगों को और जो हमारा रिसर्च पर्सन आ रहे हैं समल व्यक्ति सबको आभार व्यक्त करता हूँ। तेजपुर विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारा सहयोगी अनुष्ठान असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से, तोतन यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जो हमारा ऑर्गेनाइजर हमारा साथ है सबके तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ और हमारा प्रणाम श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। और हमारा जो ये कन्या का बहुमुखी फार्म, उनके तरफ से भी आपको स्वागत करता हूँ। रहने में इधर खाने में थोड़ा दिक्कतें हो सकता है, हम मानते हैं, मगर हम अपना समझ के आप लोग हमको ये माफ कर देंगे या हमको बता देंगे, हम ट्राई चेष्टा करेंगे। हमारा छात्रगण भी आपके साथ रहेंगे इन दिनों, ये बोल के हम इसका सफल होंगे। ये अनुष्ठान, धारा अनुष्ठान, ये कह के ये शुभारंभ करने का हम ये घोषणा करते हैं कि ये शुभारंभ होंगे, अच्छा होंगे। और कुछ अगर आपका मन में रह जाए, हमारा 6 तारीख को जो आपका मनोभाव है जी है व्यक्त करने का भी एक अनुष्ठान रखा हुआ है। कल का अनुष्ठान उधर होंगे, उधर भी आप असम का फार्मर्स भी आ जाएंगे। आज पूरा खेतियक नहीं आया, किसान नहीं आया, उधर भी मिलेंगे। आप लोग को भी बोलने का मौका मिलेगा और जानने का भी मौका मिलेगा। ये दो वे है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जाने के ही जाएंगे, आपका भी अनुभव है, हमको बोलना है कि हमको भी सीखना है आपसे। आप लोग इतना दूर से आए, हम प्रणाम करके ये अनुष्ठान शुभारंभ घोषणा करते हैं। Dhanyabad, sir. Now, I would like to take this opportunity to request Mr. Neeraj Hazarika, entrepreneur, Jamuguri Hat, to kindly share a few words with us. नमस्कार। मेरे देश के अन्नदाता और सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे कृषक बंधु, आज मैं इस क्षेत्र के एक युवक के रूप से मैं आपके बेटे का समान हूँ। मैं गौरव महसूस करता हूँ कि मेरे समक्ष भारत का जो संस्कृति, जो सभ्यता, जो इतिहास, उसकी नींव रखने वाले लोग मेरे सामने खड़े हैं। और मैं एक असमिया के तौर से मुझे गर्व होता है कि मेरा असम बदल रहा है। वो समय गया जब लोग असम को उग्रवादी का उत्पत्ति स्थल के रूप से देखते थे, जब लोग असम बोलने के बाद ही अल्फा का नाम बोलते थे। समय बदल रहा है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सिक्किम को साथ में लेके उत्तर पूर्वांचल को अष्ट लक्ष्मी कहते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अष्ट लक्ष्मी के अंदर जो हम लोग का ये छोटा सा संसार, मैं इसको संसार ही कहूंगा, क्योंकि हम लोग 2008 से, तब मैं छोटा था, लेकिन मेरे पिताजी आदरणीय पद्मा हजारिका जी जो यहाँ के विधायक है, तब से 5 बार के विधायक रह चुके हैं, उनके और उनके सहयोगी के द्वारा जो ये नींव रखी गई, भोरली पोरिया कन्या का बहुमुखी नाम बोल के ये जो संस्था यहाँ पे शुरू की गई, खेती एग्रीकल्चर को मूल स्रोत के रूप से मान के हुए, वो आज आप लोग का पदार्पण के वजह से इसका जो भव्यता है, इसका जो आध्यात्मिक चिंता है, चर्चा है, उसका मान बहुत ऊपर चला गया है। इसीलिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी हम लोग सभी इस सुंदर जगह में, मेरा आसाम बहुत सुंदर है, आप लोग आए, भोरली पोरिया कन्या का बहुमुखी पाम में आप लोग आए। सब लोग का मन में एक क्वेश्चन मार्क होगा, ये कन्या का नाम क्यों रखा? जी हाँ, इस कन्या का नाम के पीछे भी एक बहुत सुंदर कहानी है, वो मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। श्रवण मुनि जो हमारे ऋषि थे, श्रवण मुनि, उनके पुत्री का नाम था कन्या का। तब कन्या का हमारे महादेव भगवान शिव को
अपने पति के रूप से पाना चाहती थी। लेकिन माता पार्वती ने जब ये देखा कि कन्यका शिव को अपना पति के रूप में पाना चाहती है, तो उन्होंने कन्यका के समक्ष एक शर्त रखी कि अगर तुम उन्हें अपने पति के रूप में पाना चाहते हो तो तुम्हें हिमालय में बैठ के अपने आंसू को बढ़ा के एक नदी की सृष्टि करना पड़ेगा। और वो नदी हम लोग का ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है, इससे आगे विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट है असम का। वहां पे एक जगह है बड़ौला हिल। हिल मतलब असम में रॉक, पत्थर। बड़ौला पत्थर है, उस पत्थर को स्पर्श करना पड़ेगा, तभी तुम भगवान शिव को अपने पति के रूप में पा सकती हो। जैसा बोला गया वैसा ही काम शुरू हुआ। कन्यका घोर तपस्या में मग्न होके सूच हिमालय में बैठ के अपने आंसुओं से नदियां, मतलब आंसुओं की नदी बहना उन्होंने शुरू किया। जब माता पार्वती ने देखा कि कन्यका का जो दृढ़ता है, जो स्पष्टता है, जो पवित्रता है, इसके द्वारा वो अपने लक्ष्य में एक ना एक दिन तो उपनीत होगी ही और उन्हें भगवान शिव को खोना पड़ेगा। इसीलिए माता पार्वती ने एक कूटनीति का प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि अभी जिस कन्यका में हम लोग खड़े हैं, इसके पूर्व दिशा में मैंने जो बताया विश्वनाथ का बड़ाला पत्थर है, और पश्चिम दिशा में जिस ब्रिज को क्रॉस करके आप लोग आए, ब्रिज फॉर द 7 सिस्टर्स, कोलिया भूमुड़ा ब्रिज, उस ब्रिज में नदी है। उन्होंने क्या किया, जब आंसुओं से बहती हुई पानी की धारा आ रही थी बड़ौला पत्थर के तरफ विश्वनाथ घाट में, उसको डाइवर्ट कर दिया, उसका जो गति है उसको मोड़ दिया, और फिर विश्वनाथ घाट में उनके आंसुओं से सृष्ट हुई जो नदी है वो छूने के बजाय उल्टा होकर बह गई कोलिया भूमुड़ा ब्रिज की तरफ। और तभी सृष्ट हुआ ये नदी जो हमारी प्रेरणा है, हमारी माता है। इसीलिए कन्यका का नाम, इस फार्म का नाम कन्यका रखा गया, क्योंकि जिस कन्यका ने तपस्या करके अपने आंसू से नदियां बहा दी, तो मेरे पिताजी का मानना यह है कि वही कन्यका देश के, असम के, हम लोग के क्षेत्र के शिक्षित जो बेरोजगार लोग हैं उनको आंसू एक दिन पूछेगी। उनके ये आंसू जो है बेरोजगारी की, उनको दूर करेगी। उसी सोच को लेके ये कन्यका के नींव रखी गई 2008 में, और तभी से लेकर आज तक बहुत संघर्ष आए, बहुत उतार चढ़ाव आए। मैं ये बात विस्तार में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे इतना दूर से आया है, तो आप लोग को इस जगह का जो इसका पीछे की कहानी है वो आपको बेखूबी आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। पहले जब 2008 में कन्यका शुरू हुआ तब यहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट था, मतलब ये जो जमीन आप देख रहे हैं इसमें भारतवासी नहीं दूसरे लोग का यहाँ पे कब्जा था। तब जितने भी गांव आप लोग पार होके आए, ये लोग हमारे हिंदू भाई बहन, सनातन धर्म के भाई बहन, इन लोग के ऊपर अत्याचार चलते थे, डकैत चोरी चलते थे 2008, 2010, 2016, 2021। लेकिन जब कन्यका यहाँ पे स्थापित हुआ, कन्यका एक यहाँ पे बाउंड्री के रूप में, एक बॉर्डर के रूप में खड़ा हो गया, डटे रहे। और हम लोग के जो युवा शक्ति है, असमिया युवा शक्ति, वो हाथ में कुल्हाड़ी लेके, ट्रैक्टर लेके, या जो जो साधन कृषि क्षेत्र में प्रयोग होते हैं वो लेके निकल आए, और अपना जमीन अपना हक वो स्लोगन लेके बंजर जमीन पे सोना उगलने का काम शुरू किया मेरे पिताजी और उनके सहयोगी के अंदर में। तो इसी तरह ये हम लोग ने ये जमीन रिकवर किया, और फिर भोरोली पोड़िया कन्यका बहुमुखी पाम, पाम को असमीज में हम लोग पाम बोलते हैं, उसका हिंदी में फार्म बोलते हैं उसको, लेकिन आसामीज में पाम बोलते हैं। उसका नींव रखा गया और तभी से ये सब शुरू हुआ। आज हम लोग यहाँ पे गौ माता रख रहे हैं। करीब जनरल सेक्रेटरी जी मोती नेवार जी ने बताया कि 525 से ऊपर, लगभग हर 2-3 दिन बाद यहाँ पे गौ माता प्यारी प्यारी छोटी छोटी गौ, मतलब अपने बच्चियों को
या बछड़ा को जन्म देती है, और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उनका सेवा कर पाते हैं। यहाँ पे हम लोग दूध का उत्पादन करते हैं। आज मैं आप लोग के समक्ष ये कहते हुए बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि कन्याका में हम लोग आज का दिन में 900 लीटर दूध दैनिक, भैंस का दूध, गाय का दूध मिलाकर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये दूध हम लोग का प्रोसेसिंग सेंटर है, हम लोग का प्रोग्राम में उसका भी पार्ट, हम लोग वहां भी जाएंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग दूध को संसाधन करते हैं। उससे हम लोग बटर बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, और क्या कुछ नहीं बनाते, नमकीन बनाते। हम लोग का इतना आइडिया नहीं है। आप लोग की तरफ तो आप लोग बहुत कुछ काम करते हैं दूध से, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, सीख के कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आसामीज लोग, हम लोग व्यापारी जात के नहीं हैं। हम लोग सिंपल, सहज सरल लोग हैं। जब भी कोई आसामीज लड़का या लड़की व्यवसाय करने के लिए कदम रखता है, तब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और मैं मानता हूं कि इसी संघर्ष के बीच से जाते हुए वो लोग सीखेंगे, तभी वो लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग गाय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग के अंदर 400 आत्म सहायक गुट है, SSG है, और 400 SSG में, एक SSG में 10 मेंबर है, मतलब डायरेक्टली 4000 लोग, जो हम लोग ने जनरल सेक्रेटरी ने बताया, 4000 लोग डायरेक्टली कन्याका से जुड़े हुए हैं। और इनडायरेक्टली कितने जुड़े हुए हैं वो आप इंटू 5 कर दीजिए उनके परिवार को लेके। वो लोग भी दूध, मछली, गोटेरी, पिगरी, इस सब में काम कर रहे हैं। हम लोग कन्याका में डेयरी फार्मिंग, बफेलो फार्मिंग, पिगरी फार्मिंग, पिसीकल्चर जो फिशरी है उसमें काम कर रहे हैं, एपीकल्चर जो हनी है उसमें काम कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर उसमें काम कर रहे हैं, बाकी एग्रीकल्चर जो कैश क्रॉप्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो यात्रा है ये चल रही है भगवान की कृपा से। हम लोग अभी तक, हम लोग को पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि अगर किसी संस्था का नींव अगर धार्मिक रूप से रखा हो, आप लोग ने देखा हम लोग आज इस पवित्र स्थल पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इतना भव्य कार्यक्रम धारा, देश के शिक्षा विभाग, देश के सांस्कृतिक विभाग और इंडिजिनियस नॉलेज सेंटर के द्वारा जो ये भारतीय पारंपरिक कृषि मेला यहाँ पे आयोजित किया गया है, इस मंदिर, नामघर कहते हैं हम लोग इसको, इसमें किया गया है। नामघर का प्रतिष्ठा आज से 5000 साल पहले हमारे परम गुरु महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी ने किया था, और उनके परम शिष्य माधव देव जी ने इसको आगे करवाया, और उन्हीं के द्वारा दिखाए गए पदांकन को अनुकरण करते हुए हम लोग हर काम करने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं यही मानता हूं कि हम लोग का संस्था जो है इसका नींव धार्मिक आधार पर रखा हुआ है। तो हम लोग कितना कुछ पर करवाएंगे वो नहीं जानता हूं, लेकिन विफल नहीं होंगे। अगर विफल हो भी गए तब भी जीरो से शुरू करने का हम लोग में जज्बा है, वो हम लोग करके दिखाएंगे। अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति है, जो अपना बहुमूल्य भाषण, मंतव्य आप लोग के समक्ष रखेंगे। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, जो मेरा सीमित शक्ति है, सीमित ज्ञान है, आप लोग को देने का कोशिश करूँगा। जो हम लोग ने सीखा है प्रैक्टिकली, हम लोग के एक्सपीरियंस के द्वारा, वो आप लोग तक देने का मैं कोशिश करूँगा। आप लोग का बेटा का अनुसार आप लोग मुझे लीजिए। हमारे आसाम के तो महान पुरुष है, एक को तो हम लोग जानते हैं, भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका, और एक डॉक्टर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। डॉक्टर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने आसाम का जो जातीय हम लोग का संगीत है उन्होंने वो रचना किया था। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी ने कहा, मैं आसामीज में बोलता हूँ, फिर आपको हिंदी में अनुवाद कर दूंगा, जे आमी अहोमिया नहो दुखिया किहर दुखिया हम सकलो आसिल सकलो आसे नुगुनो नलगम। उन्होंने क्या कहा, कि हम असमिया लोग, हम लोग किस चीज का दरिद्र हम लोग हो गए, हम लोग किस चीज का हम लोग का अभाव है, क्योंकि हम लोग का आसाम सोना का आसाम है। हम लोग के पास इतना ऐतिह्य, परंपरा, शंकरदेव जी के द्वारा प्राप्त सब कुछ है। हम लोग का मन धनी है, धन से हम लोग धनी नहीं हो सकते, मन हम लोग का धनी है। हम लोग कभी ये जाति नीचे नहीं जाएगा। लेकिन डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने उनको लगभग प्रश्न नहीं किया, लेकिन उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा,
যে আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া বুলি সান্তনা লভিলে নহ'ব। আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অসম এদিন ৰখাটো লৈ যাব। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ये मनोभाव लेके बैठ जाएंगे कि हम असमिया जाति है, हम लोग का बहुत बड़ा गौरव उज्जवल इतिहास है, हम लोग कभी गरीब नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, तब हम लोग का अंत एक दिन निश्चित है। क्योंकि जो जाति कर्मस्थली को भूल के ज्यादा उत्सवमुखी होता है उसका अंत एक दिन निश्चित है। तो हम लोग को हमारा जो पैर के नीचे का जमीन उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लगभग जितना भी कोई ऊपर क्यों ना जाए, लेकिन पैर के नीचे का जमीन फाउंडेशन हमेशा मजबूत होना चाहिए, तभी कोई जाति कोई देश आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसका नींव मजबूत होता है, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। यही उन लोग का कहने का बात था। और अब मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं, क्षमा कीजिएगा अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो। अभी असम का जो संस्कृति है इसका भी मैं थोड़ा आपको व्याख्या दे देता हूँ छोटे समय में। असम का संस्कृति ये अनेकता में एकता, हम लोग का भारत का जो सभ्यता है अनेकता में एकता, उसके लिए हम लोग विश्व विख्यात है। हम लोग विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में वास करते हैं, ये बहुत गौरव का बात है। असम में पूरे देश में एक ही पुरुष नदी है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का सृष्टि जिस प्रकार से अलग अलग तरह के नई उपनई को मिलके हुआ है, असम का भी सृष्टि, असम का भी कला संस्कृति सभ्यता का सृष्टि अलग अलग सभ्यता, आर्य लोग, अनज्य लोग, मंगोलियन लोग, इसमें सब है। आपको जाट मिलेंगे, मारवाड़ी लोग मिलेंगे, सब लोग हैं। और वो लोग इतने अच्छी तरह से घुल मिल गए हम लोग के साथ कि हम लोग अपने भाई बोलते हैं, अपना मानते हैं हम लोग। यानी कि आप लोग को जान के बहुत ताज्जुब होगा, सुदूर राजस्थान से आके रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने आसामीज जो लिटरेचर है, हम लोग का संस्कृति है, उसका नींव रखी। उन्होंने इतने सारे कविता, हम लोग के नात इतने रचना किए कि आसामीज लोगों के दिल और दिमाग में उसका जो काव्यिक चेतना है उसको उजागर कर दिया। तो ये हम लोग का एक मिश्रित संस्कृति है, असम का संस्कृति, और यहाँ पे सभी लोग बहुत प्यार से रहते हैं। तो अभी मैं एक रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी का एक उनके द्वारा रचित एक कविता है, वो आसामीज में है, उसको मैं हिंदी में बोल दूंगा। मैं उसको आवृत्ति करके मैं अपना जो वक्तव्य है उसको समाप्त करूंगा। जय रन 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 आलू रन कंपन घन घूर गर्जन अस्तर झंझन हिमान्ते प्रान्ते शत्रुजे अगणन অসমীয়া জীৱনৰ সন্ধিক্ষণ অসমীয়া জীৱনৰ সন্ধিক্ষণ যুদ্ধ 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 মাথো যুদ্ধ হাৰিও যুদ্ধ জিনিও যুদ্ধ যুদ্ধ মাথো যুদ্ধ যুদ্ধ নহলে নহব ৰুদ্ধ আজি যে অসমী অৱৰুদ্ধ চাৰিও কাষেদি বেৰি অসম আহিলে ঘেৰি আৰু যে নহহে দেৰি বজা বজা অসমীয়া বজা ৰণভেৰী শত্ৰু যদিও দুৰ্নিবাৰ হৈ যাব সাৰখাৰ হৈ যাব সাৰখাৰ হৈ যাব সাৰখাৰ। उन्होंने क्या कहा रूप कुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी ने कि हम लोग का ये जो किसी भी व्यक्ति का जीवन में 20 से 25 साल या 25 से 30 साल सोनाली समय होता है, उस समय में युद्ध करना पड़ेगा, खुद को प्रतिष्ठित करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा, जो बाहर के शक्तियां हैं उनको पराजित करने के लिए, ताकि हम लोग अपने देश का जो सभ्यता संस्कृति उसको रक्षा कर सके। हम लोग को युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग युद्ध करेंगे, ये युद्ध कोई तलवार से लड़ने वाला युद्ध नहीं है, ये युद्ध कर्म संस्कृति का युद्ध है, अप संस्कृति के ऊपर। वो हम लोग को हमेशा, जैसे हमारे जवान, आप लोग ने नारा लगाया जय जवान जय किसान, जवान बॉर्डर पे तैनात है, किसान खेतों में तैनात है, और युवा शक्ति को भी हर जगह में जैसे संभव हो तैनात रहना चाहिए अपने देश के प्रति। उन लोग का जो दायित्व है वो समर्पण करने के लिए, यही भाव उन्होंने उसमें बताया। और हर एक असमिया युवक युवती
का मन में देश प्रेम का भाव उजागर किया और कम संस्कृति के इस भाव के ऊपर विश्वास रखने के लिए जताया कि ये आप करेंगे तभी आप अपने देश को, अपने समाज को, अपने व्यक्तित्व को, अपने परिवार को, अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की जय हो। मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, सभायै नमः, सभापतिभ्यश्च नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार। देश के 10 राष्ट्रों से आए हुए 140 से ज़्यादा किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार, और मंच पर विराजमान सभी वयोवृद्धों को, ज्ञान वृद्धों को मेरा नमस्कार। ये भारतीय ज्ञान परंपरा का ये जो आपको थोड़ा सा ये क्यों कर रहे हैं इसके बारे में थोड़े से 2 मिनट मैं आपका समय लूँगा और इसके बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा। ये शिक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, ये दोनों का मिला हुआ काम है, ये मिलकर कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा ज्ञान जो परंपरा है वो परंपरागत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परंपरागत जाते रहती है। ये एक ज्ञान गंगा की धारा है। तो इस धारा को कायम करने के लिए, इस धारा को बहाने के लिए हमको चाहिए कि हमारे अगले पीढ़ियों को भी हमको ट्रेन करना पड़ेगा, उन तक पहुंचाना पड़ेगा, ये परंपरा जारी रखना पड़ेगा। इसी के उद्देश्य से हमने इस धारा सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस को हमने प्रारूप दिया था। ये पिछले साल फरवरी में शुरू हुआ था। हमने तब भारत ने गणित के क्षेत्र में विश्व को क्या दिया है इसके ऊपर हमने एक कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद हमने भारतीय शिक्षा में इंडियन कल्चर को, हमारी सभ्यता को कैसे लेकर आएं, संस्कृतियों को कैसे लेकर आएं, उस पर हमने एक और कॉन्फ्रेंस किया था। और उसके बाद एक किया था कि आयुर्वेद पर किया था। हमारे भारत में चिकित्सा पद्धति है, तो उसमें अगर मान लीजिए 25 साल बाद 2045 तक हम उसको शिक्षा पद्धति जो है, चिकित्सा पद्धति है, वो भारतीय चिकित्सा पद्धति लेकर आना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, उसके लिए हमने प्लान बनाया। हमने 5 साल का प्लान नहीं, 25 साल का प्लान बनाया। उसके बाद हमने सोचा कि भारत में सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, छात्र विद्याएं भी है। हम जैसे बोलते हैं ना कि भारत, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। इट्स नॉट जस्ट अ मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, इंडिया इज ऑल्सो द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। युद्ध विद्याएं भी हमारे यहाँ पे सिखाई गई थी सबसे पहले, जो कुंफू, कराटे, ये सब हमारे देश से आई थी। तो हमने मार्शल आर्ट्स पर एक पूरा भारतीय मार्शल आर्ट्स पर एक कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद हमने समुद्र मंथन कर एक उड़ीसा में किया था, जो भारत की हमारा बुनियाद जो है, सभ्यता की बुनियाद है एग्रीकल्चर, जो कृषि है, और व्यापार जो हम करते थे, दूसरे देशों तक पहुंचाते थे। हमारा एक ऐसा देश था जो पूरे समुद्र को पार कर अफ्रीका तक जाते थे, इधर चीन तक जाते थे, उधर ग्रीस तक जाते थे। पूरी दुनिया को हमारा एक ही देश है जिसके नाम पे एक महासागर का नाम है, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। एक ऐसा ही हमारे देश के ऊपर ही है, और कोई देश ऐसा नहीं है जिसके ऊपर एक सागर है। वो बताता है कि हमारा वो ट्रेडिशंस कैसे थे। तो हमने मैरीटाइम ट्रेडिशंस करके हमारे समुद्रयान कैसे होते थे, हमारी डिप्लोमेसी कैसे होता था। आजकल हम बात सुनते हैं समुद्र में वो पायरेसी के ऊपर, चोर आकर शिप्स को उठा लेते हैं, तो उसके लिए हमारा नेवी जाता है, कोस्ट गार्ड जाता है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये पुराने ज़माने से हम लोग करते थे। चोल राजाओं ने भी किया था 2000 साल पहले, उसके बाद 1000 साल पहले, उसी के जब उन्होंने विजय पाया था इंडोनेशिया में श्रीविजय एम्पायर पर, उसके बाद उन्होंने बृहदीश्वरालय बनाया था तंजावुर में, तो उसी का विजय के चिन्ह के रूप में। तो समुद्र मंथन किया था। उसके बाद हमने संगीत और नाट्य शास्त्र पे किया था एक कॉन्फ्रेंस, हमने तंजावुर में किया था, तमिलनाडु में। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हमने रसायन शास्त्र पे किया था, काशी में। उसके बाद एक धातु शास्त्र पे किया था हमने मध्य प्रदेश में, इंदौर में। उसके बाद अभी कृषि शास्त्र पर नॉर्थ ईस्ट में कर रहे हैं, ये तेजपुर यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर कन्यका फार्म्स में। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि मैंने कहा था कि हमारी परंपरा को तो जारी रखना है। अगर परंपरा को जारी रखना है तो 2 चीज़ों के बारे में हमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। एक, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उसको पहले तो संजो के रखना है। दूसरा, पारंपरिक ज्ञान को अगले पीढ़ी तक पहुंचाना है। जब अगले पीढ़ी तक कब पहुंचाएंगे? वो जब उसमें उसका महत्व जानेंगे, उसका
वैल्यू जानेंगे, उसके उससे क्या फ़ायदा हो रहा है वो जानेंगे, तभी वो उसको अपनाएंगे। एक दो लोग तो हम अपनी रुचि से कर तो रहेंगे, लेकिन पूरी परंपरा कायम रखना है तो वो ज़रूरी है। तो हमारे भारतीय कृषि परंपराओं में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको हम अपना कर ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए गुरु बन सकते हैं। क्योंकि हम प्रोजेक्शंस ऐसे हैं कि अगले 25 साल में दुनिया की आबादी जो है 10 बिलियन हो जाएगी, 10 अरब हो जाएगा। जब हो जाएगा तो उनके लिए खाना कौन देगा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कहाँ से कर पाएंगे। आज मैं आपके सामने एक विषय रखना चाहता हूँ। आज मान लीजिए किसानों ने काम करना बंद कर दिया दुनिया में, क्योंकि किसान हर जगह किसान होता है, किसान का प्रॉब्लम हर जगह एक ही होता है, हमारे यहाँ सब जगह एक ही होता है। तो मान लीजिए किसानों ने काम करना बंद कर दिया, तो पूरी दुनिया में कितना अनाज है जो हम दूसरे लोगों सबको खिला सकते हैं, कितने दिन तक हमारा घर चल सकता है। ये जब हमने स्टैटिस्टिक्स देखा, यूएन का स्टैटिस्टिक्स उसमें देखा, तो सिर्फ 90 दिन तक चल सकता है दुनिया, 90 दिन तक। उसके बाद कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो ये अगर हमको सोचना है तो अब सोचिए, सिर्फ 3 महीने के लिए हमारे पास अनाज है, तो आपका महत्व कितना, किसान का महत्व क्या है आप समझिए पूरी दुनिया के लिए। तो इसको अगर हमको रिलायबल बनाना है, और हम जलवायु परिवर्तन ये सब तो आप सुन ही रहे होंगे कि बाढ़ आता है, आजकल आप देख रहे होंगे कि कभी कभी बाढ़ ज़्यादा आता है, सूखा पड़ता है, गर्मी, कभी सीजन्स ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, ये सब तो आप देख ही रहे हैं, किसान आप तो अपने प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये सब, इसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। इसके साथ हमको जूझने के लिए हमारे पारंपरिक कृषि में बहुत सारे ऐसे पद्धतियां हैं जो हमारे शास्त्रों में है और हमारे ज्ञान भी है, तो इनको हमें आगे ले जाना है। एक ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी किया था 2000 से 2004 तक। उन्होंने क्या किया था, पूरे ऐसे मौखिक परंपराएं होती है ना, हम बोलते हैं ये वाला कीड़ा आ रहा है तो इस पर ये वाला पत्ते छिड़क दो, या गोमूत्र डाल दीजिए, या इस तरह के बहुत सारे हम लोग पारंपरिक कृषि में बोलते हैं। तो परिणाम मिलते हैं, प्रमाण नहीं मिलते बहुत बार। ये भी आदरणीय मोदी जी का कहना है कि प्रमाण कैसे ढूंढे। तो ICAR ने एक्चुअली प्रमाण किया था। उन्होंने क्या किया था, पूरे देश में 2000 ऐसे बहुत सारे उन प्रैक्टिसेस को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, लिखा। उसके बाद क्या किया उन्होंने, मान लीजिए एक उत्तर प्रदेश से एक डॉक्यूमेंटेशन किया कि एक गन्ने पर ये होता है कुछ, उसको कोई एक कीड़ा पड़ता है तो उसके लिए ये इलाज है, उसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया, देखा। उसके बाद उसको महाराष्ट्र में भी लेके गए, उसके तमिलनाडु में भी लेके गए, इसको क्रॉस वैलिडेशन बोलते हैं। ऐसे करके उन्होंने बहुत बड़ा स्टडीज किया 200 से ज़्यादा प्रैक्टिसेस पर। जब उन्होंने 200 से ज़्यादा प्रैक्टिसेस पर काम किया तो उन्होंने पाया कि 85% से ज़्यादा, करीब करीब 90% जो हमारे पारंपरिक ज्ञान है वो एक्चुअली वैलिड है, साइंटिफिकली भी वैलिड है। उन्होंने देखा, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, इसको हम तक पहुंचाना है, तो आगे भी ले जाना है। तो ऐसे हमने कुछ बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुलाए हैं आज आप लोगों के लिए कि वो जो पूरा इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है वो आपके सामने रखा जाए, और आपसे बहुत ज़्यादा सीखने की भी ज़रूरत है। अभी हमारे पारंपरिक ज्ञान का हम ये नहीं चाहते कि कोई आकर चाइना वाला या अमेरिका वाला आके पेटेंट करके ले जाए, क्योंकि ये हमारे जीवनी की बात है। आपके पास बहुत सारे बीज हैं जो संपत्ति है हमारे देश की, उसको कैसे बचाया जाए। तो ये सब पहलुओं पर हमको बात करना पड़ेगा, और हमको वहाँ से दिल्ली से ईमेल आता है तो समझ में उससे कुछ नहीं होगा, आपस में बैठ के बात करना है। इसीलिए हमने यहाँ पर आपके लिए जो भारत सरकार का TKDL है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी के जो इंचार्ज हैं उनको भी बुलाया है, वो भी उनका नॉलेज आपके सामने रखेंगे। आपसे भी बात करने के लिए वो लोग आए हैं। इसलिए आए हैं कि एक साथ हम लोग मिलकर, इसको कोई बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम लोग आपस में बैठ के बात करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर बरुआ जी बोल रहे थे ना कि कुछ गलतियां हैं या दूर है तो क्षमा कर दीजिए, ऐसे में उसमें एक संस्कृत का एक श्लोक याद आता है मुझे। बोलते हैं कि दूरस्थोपि न दूरस्थो यो यस्य हृदय स्थितः यो यस्य हृदयो नास्ति समीपस्थो भी दूरगः। दूरस्थोपि न दूरस्थो, दूर होकर भी दूर नहीं है, जो अपने मन में रहता है, जो अपने आप नहीं होता है वो दूर भी नहीं होता, वो दूरियां वहाँ मैटर नहीं करती। लेकिन जो अपने दिल में नहीं है वो पास में रहकर भी बहुत दूर होता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि
हम हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट दूसरा घर है, हमारा पूरा घर है ये, तो दूर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग मिलकर बात करेंगे। इसमें जैसे उन्होंने कहा था कि ये डायलॉग है, तो आपसे भी हमको उतनी ही सलाह चाहिए जितना आप सीखेंगे, हम भी उतने ही सीखने के लिए उत्सुक हैं आप लोगों से। तो मैं चाहूँगा कि ये 3 दिन आप यहाँ पर अपना समझ कर रहें और अच्छे से रहें। और 140 से ज़्यादा किसान हैं, भाई बहन हैं यहाँ पे, और अभी 200 लोग और जुड़ेंगे लास्ट दिन, तीसरे दिन में, तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग प्लान बनाते हैं अगले 2 पीढ़ियों के लिए, 25 साल के लिए प्लान बनाएंगे। तो उसमें आपका योगदान चाहिए और आपका सहयोग चाहिए, आपकी बौद्धिक सहयोग चाहिए और आपका कर्मनिष्ठता भी चाहिए आगे जाकर। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो मंच पर विद्यमान लोग बैठे हुए हैं उनका धन्यवाद करूंगा, और विशेषकर जो IKS के प्रमुख हैं हमारे शिक्षा मंत्रालय में, उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम के बारे में सोचा जहाँ वैज्ञानिक हों, जहाँ कृषक हों, और वो भी कृषक हों जो भिन्न भिन्न राज्यों से आए हों। इसलिए उनका धन्यवाद है और आप सब किसानों का स्वागत है। मैं ऐसे विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूँ, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। जब मैं वहाँ 1961 में BSc एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए गया तो हमें बहुत सारी बातों में एक मुख्य बात ये बताई गई कि हम लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम करना है। और यही मंत्र, मैं तो कहता हूँ यही मंत्र उस विश्वविद्यालय के काम आया, क्योंकि वहाँ के जो फैकल्टी, जो स्टाफ, रिसर्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी उनके दिमाग में घुस गई कि हम किसान के लिए काम करेंगे तो अपने लिए भी नाम कमाएंगे। और परिणाम ये रहा, आज भी है, कि वो विश्वविद्यालय भारतवर्ष का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय था जो 1960 में स्थापित किया गया था। और आज भी इतने सालों बाद उस विश्वविद्यालय का नाम है, क्योंकि आज भी उस विश्वविद्यालय में कृषकों का विशेष स्थान है। क्योंकि जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, हम किसके लिए काम करेंगे? आप ही लोगों के लिए काम करेंगे, जो आपकी समस्याएं हैं उनका निदान करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा है, जो थोड़े बुजुर्गियत में है या 50 साल की उम्र में है, कि कैसे हमारे यहाँ ये हरित क्रांति शुरू हुई। हरित क्रांति का लाभ उठाया गया। जो देश बाहर से भोजन प्राप्त करता था, लाता था, मांग के लाता था, वो इस स्थिति में आ गया कि अपने आप अन्न में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन उस उत्साह में मैं कहूँगा, या उस लहर में हम थोड़ा एक चीज़ में चूक गए कि भविष्य के बारे में भी तो सोचें कि इसका क्या अच्छे परिणाम के साथ साथ कोई दुष्परिणाम भी हो सकता है। और वो दुष्परिणाम हुआ है, आप सभी जानते हैं क्या हुआ है, कि हमारी खेती, जो अच्छी खेती होती थी, हमारी ज़मीन विशेषकर जो बढ़िया उपजाऊ होती थी, वो उपजाऊ नहीं रही है। पानी दूषित हो गया है। भूमि में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कृषि का आधार है, जमीन में, भूमि में अगर सूक्ष्म जीव नहीं है, माइक्रोब्स नहीं है, तो आप समझिए कि आप बंजरता की ओर आपका खेत बढ़ रहा है, और आप समझिए कि उसमें बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत जगह ऐसा हुआ है, हो रहा है। ये खराब बात है।
इसके लिए अब हमें ये सोचना है कि अब क्या हम कर सकते हैं। सौभाग्य से जो हमारी प्राचीन मध्यकालीन खेती का ज्ञान, या मैं तो कहूँगा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना नॉलेज या ज्ञान, या जिसको इंग्लिश में एक और वर्ड है ज्ञान से ऊपर, वो है विजडम। मतलब ज्ञान से आप प्राप्त करेंगे बुद्धिमत्ता, जिस ज्ञान के आधार पर आप कोई निर्णय ले पाएंगे, वो आप में विजडम कहलाएगी। और वो विजडम हमारे पुरातन कृषि के जो ग्रंथ हैं उसमें मौजूद हैं। मैं यहाँ एक महान वैज्ञानिक जो अब नहीं है उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा, स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत लक्ष्मण नेने। वो महाराष्ट्र से थे और पंतनगर विश्वविद्यालय के पहले सहायक अध्यापक थे। उन्होंने 14 साल, सिर्फ 14 साल पंतनगर में काम किया और उस 14 साल में वो अपनी छाप छोड़ गए। क्यों छाप छोड़ गए? जैसे आसाम में धान एक मुख्य फसल है यहाँ आसाम की, ऐसे ही जो पंतनगर विश्वविद्यालय तराई क्षेत्र में स्थापित है, वहाँ की मुख्य फसल धान होती थी। उस धान में एक रोग लग गया और उस रोग का कुछ पता नहीं चल पा रहा कि क्या है। 3-4 साल में धान की खेती समझिए जहाँ 100 होती थी वो 10 रह गई, 15 रह गई। जो अंतर्राष्ट्रीय धान का संस्थान है फिलीपींस में, उसके भी साइंटिस्ट आए, उसके वैज्ञानिक आए देखने के लिए कि हम देखते हैं, उनको भी नहीं पता चला। लेकिन उन्हीं डॉक्टर वायल नेने ने अपने एक अच्छी शिक्षा के आधार पर उसका पता लगाया कि ये क्या है और उसका समाधान ढूंढा। और ये काम उन्होंने सिर्फ 6 साल में करके दिखाया, जिसके लिए उनको FAO ने फर्स्ट प्राइज भी दिया था। वही डॉक्टर वायल नेने पंतनगर छोड़कर हैदराबाद चले गए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में, जो कि दुनिया में एक एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम समझिए आप, उससे गवर्न होता है। वर्ल्ड बैंक में उसका हेडक्वार्टर है। वहाँ भी वो ये हमेशा सोचते रहते थे कि हम लोग इतना कृषि की बात करते हैं, प्राचीन कृषि है, मध्यकालीन कृषि है, इतनी अच्छी होती थी, लेकिन उन्होंने जब ढूंढा तो उनको कोई पुस्तक नहीं मिली हमारी प्राचीन मध्यकालीन कृषि के बारे में। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन इसी में लगाऊंगा। तो ये रिटायरमेंट से उन्होंने 5 साल पहले रिटायरमेंट लेके 1994 में ये संस्था एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन, यानी एशिया कृषि के इतिहास की संस्था स्थापित की। और अब आप देखिए उस संस्था में और उनके अथक प्रयत्नों से 10 पुस्तकें ऐसी मिली जो भारत में भारतीय थी, कृषि के बारे में थी, लेकिन जिनका ज्ञान कोई नहीं था। सुन लेते थे कि हाँ कोई शायद पुस्तक वृक्षायुर्वेद है, क्योंकि कुछ ग्रंथों में लिखा रहता है, लेकिन वृक्षायुर्वेद पुस्तक में क्या लिखा है, क्या ज्ञान है, वो नहीं पता था। उनके अथक परिश्रम से अब ये फाउंडेशन का जो काम उन्होंने जो किया, उन्होंने जो पुस्तकें निकाली, उन्होंने जो उस ज्ञान को बांटा, और 2019 से जब से हमने पंतनगर में उस संस्था को स्थापित किया है, मैं डॉक्टर गंती मूर्ति जी से बात कर रहा था। एक बात याद रखिए, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा परंपरागत ज्ञान है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, आज तक कोई भी दुनिया में उस ज्ञान को झूठा नहीं साबित कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो ज्ञान ऋषि मुनियों द्वारा अपने अथक अनुभव से, परिश्रम से
उसको देख के वो लिखा गया है। वो ऐसा नहीं लिखा गया किसी पुस्तक की कॉपी कर दी है, उन्होंने अपने आप किया, उसको लिखा, तो वो गलत हो ही नहीं सकता। ये जब डॉक्टर लेनिन ने 2004 से उस ज्ञान का, जो खासकर जो वृक्षारोपण में ज्ञान है, उसका जो वैलिडेशन, उसको सही साबित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में अबाली टी स्टेट में काम शुरू हुआ। एक अयंगर साहब थे, उन्होंने कहा मैं 1 साल उस चाय के बागान में रहूँगा और वहाँ मैं काम करूँगा। जो वृक्षारोपण पुस्तक में ज्ञान है उसके आधार पर, और जो भी सामान उस चाय के बागान में था उससे उन्होंने, जो उस पुस्तक में है उसके आधार पर भिन्न भिन्न कॉन्कॉक्शंस बनाए, भिन्न भिन्न तरह के नुस्खे बनाए, उनको प्रयोग किया। नतीजा ये हुआ कि 1-1.25 साल के अंदर वो बागान पूरा जैविक हो गया। वहाँ कोई इंसेक्टिसाइड, फंजिसाइड, हर्बिसाइड छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये चीज़ और बाद में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमको अपने जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उस पर विश्वास करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसी ज्ञान के आधार पर आप खेती कर सकते हैं और अच्छी खेती कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप तो सब किसान हैं, किसानों की बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि मैं भी एक गांव में ही पैदा हुआ था और मैं हर गर्मियों की छुट्टी में हमारे पिताश्री हमको 2-2.5 महीने गांव में ही रखते थे। तो मैंने भी, जब मैं करीब 5 साल का हूँगा, उस टाइम अपने गांव की खेती देखी है, और वो खेती और जो आज की खेती है उसमें बहुत अंतर है। आप भी जो लोग थोड़े बुजुर्ग हैं, 70-75 साल से बड़े हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि खेती में बहुत अंतर आ गया है। अंतर आना हमेशा ठीक है, क्योंकि ये समय की मांग होती है, लेकिन उस अंतर में हमें जो अपना ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, सस्ता ज्ञान है, जिससे हमारी जो खेती है, जिसे कहते हैं ना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या टिकाऊ खेती, ये आवश्यक है कि हम ऐसी खेती करें जो टिकाऊ हो। क्योंकि ये जो ज़मीन आप जोत रहे हैं ये आपकी नहीं है, ये ज़मीन आपके बच्चों की है, ये ज़मीन आप उनके लिए छोड़ के जाएंगे। तो आप ऐसी ज़मीन छोड़ के जाइए जो आपके आने वाले बच्चे आपको धन्यवाद देंगे कि भाई मेरे पिताश्री या मेरे माता पिता बढ़िया ज़मीन छोड़ के गए। आप आजकल ऐसा शायद नहीं महसूस कर रहे हों, जो जवान किसान हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से ज़मीन ली है, कि भाई ज़मीन में दम नहीं रहा। इसलिए इस गोष्ठी से मुझे पूरी आशा है कि इसके बाद जो आप विचार विमर्श करेंगे, किसानों के और प्रदेशों के किसानों के साथ करेंगे, आपको वो बहुत लाभकारी मिलेगा और आप एक नई प्रकार की ज्ञान और प्रकार की शक्ति लेकर जाएंगे कि मैं इस ज्ञान को जो हमारे पूर्वजों का है उसको प्रयोग करूं और उसका फ़ायदा उठाऊं। ये जो प्रांगण है जिसमें ये कार्यक्रम हो रहा है, बरुआ साहब बहुत बहुत आपको बधाई। आपकी ये सोच है, और आपके जवान नीरज जी, मैं थोड़ी देर बात किया था, बड़ा प्रभावित हुआ। यही आवश्यकता है और यही हमारी संस्कृति रही है, और यही संस्कृति हमें अपने बच्चों में, युवाओं में डालनी चाहिए। जो इन्होंने इतनी यंग है, अच्छी अच्छी बातें बताई, मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैं उनका, बरुआ जी, आपके इस प्रांगण का बहुत अच्छा भविष्य देखता हूँ। बहुत अच्छा काम हो रहा है, हमें यहाँ आके अच्छा लग रहा है। और जो संस्कृति का आपने उदाहरण पेश किया है, गाय की पूजा से, यहाँ पूजन से, और जिस तरह से हम लोग यहाँ सब घुल मिल के बैठे हुए हैं, ये ऐसा याद दिलाता है जैसे कि आजकल हम लोग महाभारत की कथा हो या रामायण की कथा हो। इसे आप ऐसा समझिए कि हमारे ये प्राचीन मध्यकालीन कृषि के ज्ञान की कथा है।
उस कथा में आप सवाल पूछिएगा, बिना सवाल पूछे अगर आपका कोई भी संदेह हो अवश्य पूछिए। कभी नहीं सोचना चाहिए, मैं जो जवान किसानों से कहूँगा, ये कहीं मत सोचिए कि मेरा सवाल कहीं बेवकूफ़ी वाला ना हो। कोई सवाल बेवकूफ़ी वाला नहीं होता। और विज्ञान साक्षी है कि वही वैज्ञानिक ज़्यादा सफल हुए हैं जिन्होंने बेवकूफ़ी वाले सवाल किए हैं, बेवकूफ़ी वाले काम किए हैं, जिनको शायद समाज ने उस समय स्वीकार ना किया हो, लेकिन बाद में उनको मान सम्मान मिला हो। धन्यवाद आपका। और अभी तीनों दिन आपसे जो मेल मिलाप, इंटरेक्शन, बातचीत होगी, मैं उसको जानने के लिए उत्सुक हूँ। मैं खुद ही ऐसे बड़ा हूँ। मैंने बाहर भी बहुत देशों में 30-35 देशों में काम किया है। भारतवर्ष में मैं किया ही है, ये तो हमारी मातृभूमि है। और जैसे नेपाल है या इवन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी हमारा एक प्रोजेक्ट चलता था। इसलिए इस अवसर का आप फ़ायदा लाभ उठाए बिना प्लीज़ नहीं जाइएगा। धन्यवाद आपका। सम्माननीय गेस्ट बरुआ सर फ्रॉम तेजपुर यूनिवर्सिटी, कृष्णा जी, बनवल जी, मेहर मैडम और आपका युवा नेता नीरज जी, और सब किसान भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बिमल कुमार चौधरी हूँ, मैं पशु डॉक्टर हूँ। तो यहाँ से आने से पहले ना मेरे को बोला गया कि आपको कुछ बताना है पशु विज्ञान के बारे में। तो मैंने सोचा कि सर कहाँ बताना है, तो बोले कि फार्मर को बताना है। मैंने पूछा फार्मर को कहाँ बताना है, पावर पॉइंट दे के बताना है या फील्ड में जाके बताना है? तो सर ने बोला कि हम लोग जाएंगे सर ऐसी जगह पे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं बोला कहाँ? ना सर आसाम के गुवाहाटी। हाँ, मैं बोला गुवाहाटी से सर आगे जाएंगे तेजपुर, फिर तेजपुर से आगे जाएंगे एक फार्म हाउस है, वहाँ पे हमारे कृषक भाई और बहनों आएंगे, 10-12 स्टेट से आएंगे। मैं बोला यही अच्छा है, इसके लिए तो मैं चल के आ सकता हूँ उड़ीसा से। तो बोलते हैं गोमय बसते लक्ष्मी, गोमूत्रे बसती धन्वंतरी। तो हम लोग जो गाय को ना पहले ऐसे देखते थे कि गाय हमारे कृषि का है, कृषि के लिए गाय, एग्रीकल्चर के लिए गाय रखते थे। आजकल तो दूध के लिए गाय रखते हैं हम, जर्सी, हॉल्स्टीन, ये तो सब ऐसे हो गया है कि विदेशी लड़की लाके हमारे घर में बच्चे को शादी करवा दिया। हाँ, अभी ला लिया, अभी बोलेगी चलो भाई ऐसे करते हैं कि भाई एक ऑस्ट्रेलिया का लड़की को ला लिया, और हमने सोचा कि अगर उधर का लड़की ला लेंगे, वो 8 फुट का है और हमारा बच्चा 5 फुट का है, तो हम सोचेंगे कि हमारे जो उनके नाती नातन हो गए, जो ग्रैंड डॉटर, वो 6 फीट का हो गए और सब वॉली खेलेंगे। ऐसे सोच के ले आए। तो अभी हुआ क्या, 5 बच्चे तो हो गए, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि 2 बच्चे बड़े हो गए 6 फुट का और बाकी सब छोटे छोटे हो गए। हाँ, ये हो गया अभी हमारा जर्सी और हॉल्स्टीन का हालत। अभी ऑपरेशन फ्लड हो गया, हम लोग का तो आप पुराने आदमी है, तो ऑपरेशन फ्लड में हमारे भरगिस कुरियान जी ले आए जर्सी, हॉल्स्टीन, जो मिले बाहर से सब लेके आ गए। दूध उत्पादन बढ़ गया और देखा जाए तो गाय में डिजीज बढ़ गया। जितना रोग अभी कभी सुने नहीं थे वो अभी सब दिखाई दे रहा है। आज तक कभी आपने सुना थे गाय में कैंसर हो रहा है? कभी नहीं सुने थे। अभी गाय में भी कैंसर हो रहा है, ये क्या है ये? अभी कभी भी हमारा गौ माता अभी जब भी बछड़ा जन्म देता था ना, तभी उसको क्या करता था, वो खुद ही साफ करता था। अभी ऐसा हो गया कि गाय पैदा देने के बाद वो खुद ही गिर जाता है, वो डाउनर सिंड्रोम बोल रहे हैं, अब देख रहे हैं ना, और उसको ही हम लोग दे रहे हैं इंजेक्शन, मेडिसिन, ये सब। ये तो आपने कभी देखा ही नहीं था। सो ये नतीजा होता है कि हम लोग बाहर के नस्ल ला के आगे ये कर रहे हैं। तो अभी कृष्णा जी भी हम बात कर रहे थे, बरुआ साहब भी बोल रहे थे कि हमको अपना जो देसी गाय है ना, उसको अभी बढ़ावा देना है। तो अभी हमारा 2015 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, RGM, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। तो उसमें हम लोग देखें कि हमारे जो भारत के नस्ल है, जो हमारा आप गिर बोलते हैं, हाँ, साहिवाल बोलते हैं, केरल में हमारा भेच्चूर ब्रीड है, उड़ीसा में हमारा बिंजारपुरी है,
मोटू है, हाँ, और जैसे बफालो में देखे तो हम लोग का चिली का बफालो है। ऐसे सब जो डिफरेंट ब्रीड है उसको हमको कंजर्व करना है। तो ये कैसे करेंगे ना, उसी के नस्ल का जो सांड है उसी के साथ उसका संगम कराओ, लेकिन ये संभव नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया, विभिन्न जगह पे हमारा फ्रोजन सेंटर किया, वहां पे अपने गिर गाय का सीमेन रख के हम लोग वो सीमेन अभी हर स्टेट में हम लोग बेचते हैं। जैसे हम लोग सर अभी उत्तराखंड एक लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है जहां से हम लोग गिर का सीमेन लाके उड़ीसा में हम लोग अभी गिर को कैसे बढ़ावा देंगे उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। अभी मैं गुजरात गया था गोटेक में, वहां पे हम लोग को कांकरेज ब्रीड में काम करते हैं। जो कांकरेज गुजरात के कोई है भाई हमारा, नहीं है ना, ओके। वहां पे जो कांकरेज ब्रीड 10 साल पहले 5 लीटर देता था, आज वो 12 लीटर दे रहा है। इसने मैंने वो डॉक्टर BS राठौड़ से बात किया तो उन्होंने बोला कि हम लोग कोई वो मतलब देसी नस्ल को ही रखते हैं, हम लोग बाहर का वो किसी को जर्सी वगैरह को मिक्स नहीं करते, उसी को हम लोग जेनेटिक अपग्रेडेशन करते हैं। तो ये हो गया कि गाय को हम लोग सिर्फ दूध के लिए नहीं देखना चाहिए, दूसरी तरफ भी अगर देखेंगे तो जो गाय का जो मूत्र है, गाय का जो गोबर है, उससे भी हम लोग बहुत कुछ मिल सकता है। अभी हमारे जो किसान भाई है वो बहुत कुछ हम लोग गोटेक में लाए थे, गुजरात में देखे कि गोबर से वो लोग पंचगव्य बनाते हैं, मूत्र से हम लोग गो अर्क बनाते हैं। अभी हालांकि कुछ दिन पहले हमारा IVRI में आया था कि मूत्र का पीने से उसमें बैक्टीरिया है, आपको रोग हो जाएगा। अरे वो कौन सा गाय का है वो नहीं बताया। हमारा देसी गाय में कुछ नहीं है। देसी गाय का मैं आपका आज टाइम मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा। जो 33 कोटि देवता रहते हैं ना, वो देवता नहीं, 33 कोटि बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए हितकारक है। इसीलिए हम लोग गाय का गोबर ने, उसको गोबर बोले तो वो हमारे लिए लक्ष्मी है, वो मड़ नहीं है। मड़ किसका है? मड़ तो जर्सी का मड़ है। और जो बोलते हैं ना, जो गाय बोलते हैं, अगर गाय बोले तो हमारा देसी गाय है, और जर्सी गाय नहीं है, वो मेसिन है। हाँ, अभी हमारा यहाँ से गाय लेके गिर गाय को ले लिया ब्राजील, वहां पे अभी 40 लीटर दूध दे रहा है। हाँ, आप लोग ये सुने होंगे। तो हम लोग अपना नस्ल को क्यों नहीं कर सकते? और क्या वो ब्राजील तो अमेरिका के पास है, वहां से तो हॉल्स्टीन फ्रीजन ला के वहां कर सकता था, वहां से जर्सी ला के पास किया, लेकिन वो लोग बहुत चालाक है, अपना नॉलेज लेके वो लोग बढ़ावा दे रहे। अभी मैं इंडियन वेटनरी एसोसिएशन से हूँ। एक शर्मनाक बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। 2015 में, मैं और 2 मिनट लूंगा अगर माफ करेंगे तो, हाँ, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और असम में, फिर भी मैं आपकी जानकारी लिए बोल देता हूँ। अभी मैं एक्चुअली एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, और आप सबको पता है कि वेटनरी का मतलब हम लोग एलोपैथिक वेटनरी डॉक्टर है। हमको आयुर्वेद, होम्योपैथी ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। 5 साल हम MBBS की तरह पढ़ते हैं। और हम लोग अगर किसी का थनेला हो गया, उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन दे दो, 500 रुपया दे दो भाई, 300 रुपया इंजेक्शन, 200 रुपया हमारा, और गाड़ी का एक्स्ट्रा अगर कोई गया होगा। लेकिन अभी उसका मैडम उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, एक ट्रीटमेंट उनका बताएंगे सम्यक में, क्योंकि वो अभी प्रोफेसर है, वो बताएंगे। तो ऐसा हो गया कि भाई 2015 में हमें एक मेल आया आपका जर्मनी से, REA, रोजनबर्ग यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी ऑफ आयुर्वेद। उन्होंने मेल लिखा कि भाई हम लोग ने एनिमल आयुर्वेद के ऊपर कोर्स देना शुरू कर दिया, और आपका कोई वेटनेरियन है तो हम लोग उसको देंगे। तो हमको ये देख के बहुत शौक लगा यार, ये क्या हो गया? ये तो जापान की तरह हो गया, हमसे लोहा पत्थर लेके हमें ही लोहा बेच रहा है। अरे हम लोग यहाँ पे रह के अगर आयुर्वेद के ऊपर हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? हाँ, तो हमने सोचा, बस ठान लिया, नहीं भाई अभी तो ये बहुत हो गया, ये एलोपैथी हो गया, ये MBBS के साथ कंपैरिजन बहुत हो गया, चलो आयुर्वेद के साथ मिलते। तो हमने कोशिश किया कि चलो, तो ऐसे बोलने से तो नहीं होता। हमारा जो जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो बोला कि नहीं आप कैसे कर सकते हो, हमारे वेटनरी डॉक्टर है। अरे आयुर्वेद अगर आप लोगों को सिखा दोगे तो हमसे कौन लेगा? हाँ, जो ट्रीटमेंट आपका 20 रुपया में हो जाएगा, हम लोग का 500 रुपया कौन देगा? तो हम लोग का अपोजिशन हुआ। फिर बहुत समझाने के बाद हम लोग ने 2019 में एक मेल लिखा इंडियन वेटनरी एसोसिएशन से अपना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और वेटनरी काउंसिल और प्रधानमंत्री को, मैं आपको दिखाऊंगा, वो है आज हमारे पास। तो उन्होंने लिखा है कि वेटनरी आयुर्वेद को इंक्लूड कीजिए और हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रमोट कीजिए। तो 2 साल लगा। इंडिया में तो सब बहुत स्पीड है, आपको पता है, तो 2 साल लगा हमें। हाँ,
फिर जाके बोले कि ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो अपना आयुर्वेद, होम्योपैथी, उनानी के साथ हम लोग का और एनिमल हस्बेंड्री के साथ हमारा एक MOU हुआ। फिर उसमें मिला कि आप आयुर्वेद को अभी कर सकते हैं, जितना मेडिसिनल प्लांट है। तो अभी हम मेडिसिनल प्लांट को भी प्रमोट कर रहे हैं, आयुर्वेद को भी प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ इससे कितना अच्छा आपका प्रभाव पड़ेगा गाय के ऊपर, वो भी आपको जानना चाहिए। अभी देखिए, हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ दिन एंटीबायोटिक खाते रहो, उसके बाद वो एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। क्यों? उसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ऐसा होता है कि आपने सुना है कि मुर्गी में वो हार्मोन इंजेक्शन डालते हैं, सुने हैं ना? हाँ, वो ऐसा है कि हम लोग भी मुर्गी में सच में यूज करते थे। एक मेडिसिन था कॉलिस्टिन। कॉलिस्टिन को हम लोग यूज करते थे। 2021 में 19 में उसको भारत सरकार ने गेजेट नोटिफिकेशन देके बंद कर दिया, क्योंकि वो कॉलिस्टिन मतलब जो इंजेक्शन देते थे उसमें से क्या होता था ना, वो हम कुछ चिकन को दे देते, वो हमारा जब खाते थे तो वो कॉलिस्टिन अपने अंदर रहता, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक रेसिड्यू। और जब वो अंदर रह गया तो वो इंजेक्शन किसी के ऊपर काम नहीं किया। अभी भारत सरकार बोला नहीं, लेकिन बंद कर दिया। और ये जो बंद किया कॉलिस्टिन, अमेरिका हमको बेचता था और वो 2000 साल से उसका यूज करना बंद कर दिया, 19 साल तक हमें बेचता रहा। तो अभी हमें क्या करना है कि अपना नॉलेज को बढ़ावा देना है। और मैं इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी इस आफ्टरनून में हम लोग का वो ट्रेनिंग है कि कैसे हम लोग आयुर्वेद के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, और कैसे जो जैसे अभी आपका चर्म भिंडी रोग, वो LSD आ रहा था ना, बहुत सारे गौ माता है और नंदी देव बहुत सारे मर गए, तो उसके ऊपर हमने आयुर्वेद के ऊपर काम किया और उसका फार्मूला को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गेजेट नोटिफिकेशन भी किया, तो उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। थनेला है, अगर गाय गर्म में नहीं आता है, अगर प्रोलैप्स हो जाता है, अगर उसका गर्भाशय बाहर आ जाता है, तो क्या क्या आप कर सकते हैं, घरेलू पद्धति बताएंगे। और जो वात पित्त कफ, ये दोष के टाइम मिलेगा तो वो भी बताएंगे। और उसके साथ भी हम बताएंगे कि जो गाय का मूत्र है उससे आप कैसे अर्क बना सकते हैं, कैसे गाय का गोबर से आप विभिन्न आर्टिकल बना सकते हैं। बोलते हैं ना गोबर गणेश, अरे गोबर गणेश गाली नहीं है, वो प्रयास है हमारा, उसी में ही बस बसते हैं लक्ष्मी। अभी जो गाय का मूत्र है ना, उसमें बोलते हैं, उपनिषद में बोला है कि धन्वंतरी भी बैठते हैं और उसमें गंगा भी रहते हैं। तो उसके ऊपर हम विस्तार के रूप पे करते हैं। लेकिन ये सबके लिए एक चीज है, विज्ञान। अगर जैसे सर ने बोला है ना कि अगर हम हाँ देख दिया कि हो गया ही है, लेकिन प्रमाण चाहिए उसका, वो काम तो करता है। अभी वो प्रमाण हम कर रहे हैं, इंडियन वेटनरी एसोसिएशन, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी सिर्फ हमारे देश नहीं, मैं सार्क रीजन का वेटनरी एसोसिएशन का प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ। अब ऑल द 8 कंट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा गौ माता को कैसे करते हैं। हम उसको गाय नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारे पास एक ऐसा भगवान है जिसको हम मानते हैं, जिसकी मल मूत्र से तुम्हारा कैंसर तक ठीक हो जाएगा। तो तुम वो बोलते हैं ना सूर्य नाड़ी है, जो हम बोलते हैं वो देसी प्रजाति में है, सूर्य नाड़ी है सूर्य देव का, वही एक्चुअली खींचता है आपका, जो उसी में ही हमारा जो उसका जो पेट है ना, जो 4 पाकस्थली बोलते हैं, वो फॉरेनर बोलते हैं कि उनके 4 पेट है, हम बोलते हैं उसमें बायो रिएक्टर है। वो देसी में बायो रिएक्टर, जर्सी में वो पेट ही है। वो अगर आप कुछ भी दे दो, जो बाहर निकलेगा ना उसमें आपका गुण रहेगा। ऐसा कोई अगर आप देखो ना, अभी चूना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, तो गेहूं ला रहे हो, उसको पीसते हो तो उससे कुछ लॉस हो जाता है, उससे करते हो रोटी, उससे कुछ प्रोसेस लॉस बोलते हैं। लेकिन दूध को अगर तुम दूध का अगर दही बनाओगे, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, इसलिए उसको वैल्यू एडेड बोलते हैं। दही से घी बनाओ, उससे बढ़ जाता है। कहाँ से आता है? इससे इसमें हम लोग का फिजिक्स ये सब काम नहीं करता। इसमें एक स्काई तत्व भी रहता है, आकाश तत्व भी रहता है, जिसके ऊपर हम मतलब सोचना पड़ेगा। अभी कांकरेज का जैसे गाय, अगर कांकरेज गाय को अगर आप ले जाओगे केरला में और केरला का भेचूर ले आओगे अगर यहाँ पे गुजरात में, तो क्या होगा? गुजरात में बाढ़ आ जाएगा और केरला ड्राई स्टेट बन जाएगा, क्योंकि ये जो बड़ा बड़ा सिंह रहता है ना, वो खींचता है आपका बारिश को। सो ये सब प्रमाण है हमारा, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। समय देख के मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे लग रहा है कि हम गुरुकुल में बैठे हैं। ये मत सोचिए कि मैं कुछ सिखाने के लिए आया हूँ, मैं भी बहुत सारे आप लोगों से ही सीख के आया हूँ। जब पूरा का रोग हो गया तो मेरा एक किसान बोला कि आप वो जो कस्टर्ड एप्पल जो है ना सीताफल का, उसको पत्ते में लगा के देख लीजिए, ठीक हो गया। उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम अभी लोकल नॉलेज मतलब आपके पास ही जाके सीखने का टाइम आ गया, उसको साइंटिफिकली वैलिडेट करेंगे। जय गौ माता, जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान। नमस्ते। यहाँ पे मंचासीन सारे अतिथियों को मेरा प्रणाम।
और सारे मेरे किसान भाइयों को मेरा प्रणाम और स्वागत। तो मैं आज इधर आई हूँ आपको कुछ पारंपरिक कृषि के बारे में बताने के लिए। जैसे मैं तो एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, तो वेटनरी के रिलेटेड ही मैं बताऊँगी। तो मैं पहले वेटनरी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है स्टेट डिपार्टमेंट उड़ीसा के, वहाँ पे मैं वेटनरी डॉक्टर थी। 4 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया है। तो वहाँ मैंने कुछ देखा, जैसे क्या क्या तकलीफ़ होती है फार्मर को। एक जैसे कि एनिमल का कोई भी डिजीज़ हो जाता है, कोई भी रोग होता है, तो एक तो वो लाने के लिए उसको तकलीफ़ होता है, ठीक है। जो पास के गांव होते हैं वहाँ से आते हैं फार्मर, जो 2 किलोमीटर है 3 किलोमीटर, लेकिन जो दूर से 10 किलोमीटर है वहाँ से फार्मर को नहीं लाते। ये एक तकलीफ़ है। और दूसरा तकलीफ़ ये है कि उनको ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है। जैसे एंटीबायोटिक का कॉस्ट 200 रुपये मिनिमम होता ही है, 200, 400, 500। और अगर सारे एक डिजीज़ के लिए हमने मानो 5 इंजेक्शन लिखा, तो वो उनको 1000 रुपये कॉस्ट आ गया। तो वो हमेशा फार्मर बोलेंगे कि नहीं, कौन सा एक दे देते हैं, एक छोड़ देते हैं। तो ये एक तकलीफ़ है कि एलोपैथी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फिर और एक तकलीफ़ है, हम एलोपैथी का इंजेक्शन लगाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, इसको 5 दिन तक 7 दिन तक दूध को नहीं पीना है, फेंक देना है। तो फेंकेंगे नहीं क्योंकि उनका लॉस हो जाएगा। तो फिर भी वो उसको बेचेंगे, जो एंटीबायोटिक रेसिड्यू जो सर बता रहे थे वही। तो ये सब तकलीफ़ देख के दुख होता था कि हम बताते हैं नहीं ये फेंकना है, फिर भी वो करेंगे। एनिमल को लाओ बोलेंगे, लेकिन वो नहीं लाएंगे हॉस्पिटल, सोचेंगे कि नहीं थोड़ा वेट कर लेते हैं, मतलब ठीक हो जाएगा अपने आप। तो ये सब देख के थोड़ा दुख लगता था। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला कि हमारे उड़ीसा में एक डॉक्टर हैं, बलराम साहू सर हैं। तो उनका एक बार व्हाट्सएप पे आया था ऐसे ऑडियो कि ये डिजीज़ में ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता है, जो कि घरेलू चीज़ों से, जैसे हल्दी हो गया, एलोवेरा हो गया, या सहजन की पत्तियाँ हो गया। तो ये सब यूज़ करके उनका ट्रीटमेंट मैंने सुना, तो वो सबको मैंने बताने लगी। उसमें फार्मर को आना भी नहीं पड़ेगा, ये सब में दूध को फेंकना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, तो फार्मर लोग कुछ कुछ ये सब करने लगे। कोई कोई नहीं करे, जो नहीं करे नहीं करे, लेकिन जो लोग करने लगे उनको भी उसमें फ़ायदा दिखने लगा। तो जैसे जैसे फ़ायदा दिखने लगा तो हमको भी बिलीव हुआ कि जो हमारा पारंपरिक है चिकित्सा है रोगों का, तो वो असल में कामकार है। बहुत लोग तो बिलीव नहीं करते, आयुर्वेदिक को हम साइड लाइन कर देते हैं, लेकिन एलोपैथी के एलोपैथी के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप पहले पारंपरिक जो भी चिकित्सा पद्धति है उसको पहले आप यूज़ करिए, फिर आपको विश्वास इसके ऊपर आ जाएगा। तो आज तो हमारा सेशन है, हम बताएंगे उसमें बहुत सारे जो साधारण डिजीज़ हैं उसके ऊपर सब हम बताएंगे कि कौन से डिजीज़ में क्या करना है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे हम आपको बताएंगे, उसको आप सबको निवेदन है कि आप खुद सीखिए, खुद प्रयोग कीजिए, उसके ऊपर विश्वास भी कीजिए, आपका आएगा ही आएगा, ये मेरा तो भरोसा है 100% है। तो आप भी यूज़ कीजिए और आपको भरोसा आएगा, और आप सबको बताइए, दूसरों को बताइए, ताकि हमारा आप लोग नहीं, जितने भी भारत में जितने भी फार्मर्स हैं सब बेनिफिट हो। थैंक यू। धन्यवाद मैम। Now, I would like to request Dr. Anuradha Chaudhary, Coordinator, Indian Knowledge System and Faculty, IIT Kharagpur, to kindly deliver the vote of thanks. नमस्ते। तो आपने सब आज सुबह से आप सुन रहे हैं कि कैसे भारतीय पारंपरिक कृषि मेला में हम अलग अलग तरीके के जानकारी आपको देने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे मंच में विराजमान सारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने आपको थोड़ा सा उस विषय के बारे में एक प्रस्तावना मात्र किया है। इसके बाद सारे दिन में आपको इसके बारे में और भी विस्तृत रूप से ये आपको संबोधन करेंगे, मगर इसके लिए छोटे से मैं संक्षेप में सबको एक धन्यवाद बोलना चाहूँगी। तो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक के रूप में हमारे हैं प्रोफेसर देवेंद्र बरुआ जी। आप प्लीज़ सबको एक हाथ ताली देके उनको धन्यवाद बताइए। ये सिर्फ शुरुआत है, बट शुभारंभ हुआ है, और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि अभी विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही, सब कुछ चल रहे, बट सबके बीच में
उन्होंने ये काम लिया है ताकि आपका सबका भलाई हो, और ये जो ज्ञान यहाँ पे दिया जाएगा ये संगम टॉक्स ऐसे बाकी लोग हैं जो बहुत देश भर में फैलाएंगे। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद हम यहाँ पे धन्यवाद बोलना चाहेंगे नीरज जी को। यहाँ पे नीरज जी के तो आप जानते हैं कि उनके बहुत ही उदार हृदय के कारण से हमें यहाँ पे बहुत बहुत उत्तम रूप से हमारा सत्कार हो रहा है, और उन्होंने पूरा व्यवस्था हमारे लिए सौविध्य किया है उन्होंने। और इनके साथ उनका पूरा टीम है, यहाँ पे ये विराजमान है, बट इनके साथ पूरा उनका जो अद्भुत टीम है यहाँ पे। मोतीदा ने आपको सुबह बात किया है, पंकज जी हैं पीछे जो पूरा देखभाल कर, याबेश जी हैं, ऐसे मैं 2-3 नाम ले रही हूँ, बट ये जानना है कि कोई भी कार्य करने के लिए, उसका जो सफलता खोलने के लिए सबका वहाँ पे योगदान अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पे उनको भी हम बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद बोल रहे हैं। और आज का जो सत्र है ये तो बिना हमारे विशेषज्ञ के नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर बेनीवाल जी को हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे। ये तो जैसे कि कहा शुभारंभ है, उन्होंने बीज वपन किया है, इसको अभी हम जल सेचन करके थोड़ा सा उगने देंगे अगले घंटे में, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर मेहर आए हैं, दोपहर का सेशंस लेंगे, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद बताना चाहेंगे। और हमारे बीच और भी उपस्थित काफ़ी विशेषज्ञ हैं जिनका आज मौका नहीं है क्योंकि ये एक वर्कशॉप स्टाइल किया है, कल परसों इनके बिना भी हमारे यहाँ पे कार्यक्रम का बिल्कुल सफलता नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो पारंपरिक ज्ञान है उसका संरक्षण कैसे हम करें ताकि बाकी विदेश के लोग आकर उसको ना ले जाए और उसको ना फिर दुरुपयोग भी हो या कुछ करे, हमारे पास हमारे ज्ञान रहे। ऐसे हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यगिरी जी हैं, विश्वजननी सत्यगिरी जी हैं, ये एक CSIR के मुख्य हैं और TKDL बोल के एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पारंपरिक ज्ञानों का, तो वो हमारे बीच में पधारित है। और हमारे साथ बहुत ही ये कार्यक्रम के जो पीछे 2 बड़े क्या बोलते हैं स्तंभ हैं यहाँ पे, वो एक तो है हमारा संस्कृति मंत्रालय के जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हेमंत दास जी हैं संस्कृति मंत्रालय के, वो हैं प्रतिनिधित्व यहाँ पे, और ये असम के ही हैं, तो इनका भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस मुहूर्त में ये हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल है। और ये कार्यक्रम एक और बड़ा मंत्रालय से है, शिक्षा मंत्रालय के जो प्रतिनिधित्व में उपस्थित हैं प्रोफेसर घंटी नारायण जी हैं, नारायण मूर्ति जी हैं, सूर्य नारायण मूर्ति, तो उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने योगदान देने के लिए आए हैं, जैसे संगम टॉक्स है, वो ये सारा जो हो रहा है यहाँ पे इसको वो विस्तृत रूप से क्या बोलते हैं राष्ट्र भर और विश्व भर फैलाएंगे, तो इनको भी धन्यवाद। इनके सारे जो टीम है उनको धन्यवाद। बृहद से आए हैं लोग जो हमारा फिर से जो उसको नोट लिखकर हम पॉलिसी पेपर बनाएंगे, इस पर रिपोर्ट्स होगा, पॉलिसी होगा, तो इसके लिए आपको ये हमारा अनुरोध है कि आप अपने मन के जो आपका चिंता है, जो हो रहा है, वो आप फ्रीली हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको आप बताइए, क्योंकि आप अगर नहीं बताएंगे आप जानेंगे नहीं। हाँ, तो ये आपका एक मौका रहेगा, आज एक मौका रहेगा, थोड़ा सा मौका रहेगा क्योंकि आज ज़्यादा सुनेंगे, 6 तारीख को ज़्यादा मौका रहेगा इसके बारे में और बातचीत करने के लिए। हाँ, तो उनको भी धन्यवाद बताएंगे। और प्राच्यम ये जो वीडियो वाले सब कर रहे हैं, बहुत सुंदर सा एक बड़ा सा वीडियो बनने वाला है हमारा कृषि परंपरा के ऊपर, तो ये कई लोगों से आप लोगों में से को मिलकर भी बात करेंगे, तो प्लीज़ सबको सहयोग दीजिए। आपका जो है जो ज्ञान है आपका प्लीज़ यहाँ पे, और यहाँ पे जो सारे अलग अलग राज्य से लोग हैं उनको भी धन्यवाद बोलना है। और हमारे ये कार्यक्रम के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय है, ऐसे करके 2-3 अलग विश्वविद्यालय साथ दे रहे हैं, उन सबको हमारा हार्दिक धन्यवाद निवेदन करें यहाँ पे। और अगर मेरे किसी का भी नाम छूट गया, और सबसे बड़ा है एक और चीज़ है, यहाँ के जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं, यहाँ के जो छात्र के जो हैं, वो भी अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ के जो सारे टीम हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग, आपका कृषि का कार्य, हमको मालूम है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है आपके लिए कृषि के, फिर भी इसको आपने महत्वपूर्णता देकर आप लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत तालियां धन्यवाद बता रहे हैं, बहुत हार्दिक नमन से आपको हमारा धन्यवाद दे रहे हैं। और हम यहाँ पे लास्ट, क्योंकि कृषि के लिए आप जानते हैं कि बिना देवताओं का तो हमारा काम नहीं होता है, सूर्य देव, भूमि देवी,
जल देवता, इनके बिना तो हमारा काम ही नहीं होगा। तो उनको सबको हमारा हार्दिक धन्यवाद। और इनके तो पिताजी के, उनको तो हमने धन्यवाद दिया, मगर इनके पिताजी जो यहाँ के एमएलए जी हैं, उनका हमेशा ऐसे कार्यक्रम के लिए सहयोग रहता है, तो उनको धन्यवाद, मीडिया टीम को धन्यवाद। सबको धन्यवाद बोल के मैं यहाँ पे रुकूंगी और आपको मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे दो तीन आज काफ़ी विशेषज्ञ नहीं आए हैं, वो कल यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तो आपको भी हम चाहेंगे कि ज्ञान बांटे, परस्पर बातें करें और विशेषज्ञों के साथ आप जाने उनको, उनके साथ बातचीत करते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको।